Assalamu alaikum students. Today we will study the case of meningitis. After studying this case, we will able to interpret clinical signs and symptoms, evaluate laboratory data, practically appraise treatment options, state goal of therapy, describe a pharmaceutical care plan to advise to a clinician, describe the prognosis and long-term complication, describe the social primary issues which could include supply, example complex treatment at home, concordance and compliance, and lifestyle issues. Describe the monitoring of therapy. Now we will see the case. Mr. JD, a 19-year-old university student, present to a campus general physician in afternoon with severe headache, vomiting and photophobia since early morning of the same day. मिस्टर जेडी जो है 19 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अपने ही कैंपस में जनरल फिजिशियन के पास आफ्टरनून में आए हैं। उसी दिन से उन्हें हेडेक है, वॉमिटिंग हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है। फोटोफोबिया बेसिकली कोई फेयर या फोबिया नहीं है, इसके अंदर सेंसिटिविटी टू आई हो जाती है, मतलब आपको जो है आइज़ को रोशनी चुभ रही होती है, इरिटेशन होती है रोशनी से, तो इसको हम फोटोफोबिया कह रहे होते हैं। ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट हैज़ अ फीवर एंड ही इज़ अनएबल टू टच हिज चिन टू हिज नीज, राइट। जब जनरल फिजिशियन ने एग्ज़ामिन किया तो पेशेंट को फीवर हो रहा है और वो अपने चिन को नीज से टच नहीं कर पा रहा है। ही डज़ नॉट हैव अ रैश एंड इज़ अलर्ट एंड ओरिएंटेड। पेशेंट को कोई रैश भी नहीं है और पेशेंट जो है अलर्ट है। द जनरल फिजिशियन एडमिनिस्टर्ड बेंजाइल पेनिसिलिन IV 1.2 ग्राम एंड द पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड अर्जेंटली बाय एम्बुलेंस। ठीक है, पेशेंट के जब ये सिम्टम्स और साइंस देखे तो जनरल फिजिशियन ने बेंजाइल पेनिसिलिन इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया ऑफ 1.2 ग्राम और फिर पेशेंट को फ़ौरन से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। मिस्टर जेडी वेट 70 kg। मिस्टर जेडी का जो वेट है वो 70 kg है एंड ही इज़ अ स्मोकर एंड हैज़ अनरिमार्केबल मेडिकल हिस्ट्री। ऐसे कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है मिस्टर जेडी की। ही टेक्स ओकेजनली कैफीन टैबलेट्स प्रायर टू एग्जामिनेशन, मतलब समटाइम्स जो है ओकेजनली कैफीन टैबलेट्स ले लेते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम हो रहा होता है फॉर अलर्टनेस, बट अदरवाइज टेक नो रेगुलर मेडिकेशन। ऐसे कोई मेडिकेशन नहीं है। ही रिमेंबर्स रिसीविंग अ मेनिंजाइटिस वैक्सीन एट स्कूल। मिस्टर जेडी ने मेनिंजाइटिस वैक्सीन लगवाई थी जब वो स्कूल में थे। ऑन अराइवल एट A&E हिज वाइटल साइंस आर रिकॉर्डेड एज। ठीक है, जब हॉस्पिटल अराइव हुए तो उनके वाइटल साइंस में हार्ट रेट 124 बीट्स पर मिनट है, टेम्परेचर 39 सेंटीग्रेड है, रेस्पिरेटरी रेट जो है 26 ब्रेथ्स पर मिनट है, ब्लड प्रेशर इज़ 95/65 एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ 97%। ठीक है, ये सारे वाइटल साइंस मिस्टर जेडी कहता है एट द टाइम ऑफ अराइवल टू द हॉस्पिटल। प्लान इन्वेस्टिगेशंस जो इंक्लूड क्या है कि फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी है इनकी कंडीशन साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए, जिसके अंदर लंबर पंक्चर है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस है, ठीक है, CSF PCR फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस HSV जिसको कह रहे होते हैं। नेक्स्ट ब्लड कल्चर्स, कोएगुलेशन स्क्रीन, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फुल ब्लड काउंट, C रिएक्टिव प्रोटीन, लिवर फंक्शन टेस्ट। प्लान इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। लंबर पंक्चर, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड PCR फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स, ब्लड कल्चर, कोएगुलेशन स्क्रीन, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट, C रिएक्टिव प्रोटीन और LFT। द पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड विद सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस एंड द ट्रीटमेंट प्लान इज़ एज फॉलोज। ठीक है, पेशेंट सस्पेक्टेड है मेनिंजाइटिस से और उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है ये है सेफोटेक्सीम intravenously 2 gram QDS, dexamethasone per oral 10 mg QDS, acyclovir intravenous 700 mg TDS, paracetamol per oral 1 gram QDS, cyclizine intravenous 50 mg TDS and enoxaparin 40 mg OD post lumbar puncture, right.
अब नेक्स्ट इस पूरे केस को देखते हुए कि पेशेंट जो है 19 ईयर्स ओल्ड है और फिर जो है क्या साइन एंड सिम्टम्स थे जब जनरल फिजिशियन ने यूनिवर्सिटी में चेकअप किया इन आफ्टरनून, फिर दैन जो है इमरजेंसीज़ में जो है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया, फिर एट हॉस्पिटल वाइटल साइंस मॉनिटर हुए, फिर जो है इन्वेस्टिगेशंस के लिए फर्दर टेस्ट हैं, फिर जो है सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस है और फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान है। अब इस पूरे केस को देखते हुए जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हमारे जहन में होना चाहिए या जो क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए इस केस को देख के, वो ये हैं कि हमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस और मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मालूम होना चाहिए कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इन व्हाट बेसिस मेनिंजाइटिस को सस्पेक्ट किया गया, फिर उसकी प्लानिंग दी गई है, ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है। तो हमें पता है द फॉलोइंग लंबर फंक्चर cerebrospinal fluid results normal ranges are reported from biochemistry and pathology laboratories within 4 hours of admission। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन प्लान था उनका, उसमें उन्होंने 4 आवर्स के अंदर जो है आफ्टर एडमिशन ये रिपोर्ट आई है जिसके अंदर cerebrospinal fluid जो है वो नॉर्मल रेंजेस में है, राइट। cerebrospinal fluid 1.31, CSF glucose 1.4, cerebrospinal blood glucose ratio 0.22, gram negative diplococci identified in the cerebrospinal fluid। ठीक, और वाइट ब्लड सेल 1350 cells per millimeter है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स। ये जो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। What are the important pathogens and appropriate treatment options for bacterial meningitis? Include alternatives in penicillin allergies। ठीक है, सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि हमने अगर लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स करवाई हैं तो ये क्यों करवाई हैं, वजह पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पैथोजेंस कौन से हैं, उसके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, और अगर पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हमारे पास अल्टरनेटिव प्लान क्या होना चाहिए। When antibiotic regimen achieve therapeutic concentration in cerebrospinal fluid and which should be avoided. What is the rationale for prescribing acyclovir in cases of suspected meningitis? हमें rationale पता होना चाहिए acyclovir का on prescribing in case of meningitis. Outline of pharmaceutical care plan for this patient with meningitis, including advice to the clinician. What are the goals of therapy in community-acquired bacterial meningitis? ठीक है, what should therapy be monitored? What are the prognosis and potential long-term complication of meningitis? What are the relevant social pharmacies issues in case, including lifestyle issues? Now we will see the answers of those questions which we have seen in the case. What are the signs and symptoms of meningitis and meningococcal septicemia bloodstream infection? The clinical signs of meningitis include classical triad of fever, stiff neck and impaired consciousness। ठीक है, मतलब क्लासिकल ट्राइड है, इसमें क्या है, फीवर है, स्टिफ नेक एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, फाउंड टुगेदर इन अराउंड 44% ऑफ केसेस। मतलब सब पेशेंट्स को सेम साइंस नहीं आ रहे होते हैं, बल्कि 44% ऑफ केसेस में ये ट्राइड क्लासिकल ट्राइड है। मतलब अगर क्लासिकल ट्राइड की बात हो तो जहन में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि फीवर, स्टिफ नेक और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और 90% ऑफ पेशेंट्स विद कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस प्रेजेंट विद एटलीस्ट 2 or 4 सिम्टम्स। ठीक है, और जो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उनको जो है इन 4 सिम्टम्स में से कोई 2 सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, जैसे फीवर है, नेक स्टिफनेस है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है और हेडेक है। 3 अदर क्लासिकल साइन और सिम्टम्स में जो है जो 3 अदर क्लासिकल साइन है मेनिंजाइटिस के, जिसमें फोटोफोबिया है, वॉमिटिंग और रैश है। अगर हम पेशेंट की केस को देखते हुए चलें तो फोटोफोबिया पेशेंट को हो रहा था, वॉमिटिंग थी और फीवर भी था। ठीक है, ये 3 साइंस जो हैं पेशेंट को थे। Additional signs and symptoms that may indicate septicemia include severe pain and aches in limbs and joints, very cold hands and feet, shivering, rapid breathing, red or purple spots that do not fade under pressure, non-blanching, diarrhea and stomach cramps. Additional जो signs and symptoms include हो सकते हैं in the case of septicemia, उसके अंदर severe pain और ache है। ठीक है, वो भी limbs of joints में हो रहा होता है।
हाथ और पैर बहुत ठंडे हो जाएंगे, सर्दी लगेगी यानी कपकपाहट होगी, रैपिड ब्रीथिंग होगी, रेड और पर्पल स्पॉट्स आ जाएंगे जो कि प्रेशर पे भी फेड डाउन नहीं होंगे। डायरिया एंड स्टमक क्रैम्प भी इंक्लूडेड है। फिजिकल एग्जामिनेशन should include testing for Kernig's and bruising signs. Kernig's sign is positive when extension of knee elicit resistance or pain in the lower back or posterior thigh in the patient lying spine with hip flexed at 90 degrees. फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। उन दो टेस्टिंग को हम कर्निंग्स और ब्रूजिंग साइन कह रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो कर्निंग साइन है इसमें देखें, वन ऑफ द फिजिकल डेमोन्स्ट्रेबल सिम्टम्स फॉर मेनिंजाइटिस फॉर ब्रूजिंग साइन सिवियर नेक स्टिफनेस काउजेज द पेशेंट हिप्स एंड नी टू फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। पेशेंट का जब नेक को हम फ्लेक्स करते हैं तो उसके साथ जो है पेशेंट का नी भी फ्लेक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट के लेग्स स्ट्रेट रहेंगे और नी हेड को फ्लेक्स कर रहे हैं तो नी फ्लेक्स नहीं होगी। जब पेशेंट मेनिंजाइटिस ससेप्टेबल होता है तो उसके साथ में नी भी फ्लेक्स कर रही होगी, जिसको हम ब्रूजिंग साइन कह रहे होते हैं। ठीक है, हिप और नी भी साथ में फ्लेक्स होगा ब्रूजिंग साइन में। और दूसरे केस में अनदर ऑफ द फिजिकली डेमोन्स्ट्रेबल सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इज कर्निंग साइन। Severe stiffness of the hamstring causes an inability to straighten the leg when the hip is flexed to 90 degree. ठीक है, लेग पेशेंट का स्ट्रेट नहीं हो सकता है बल्कि 90 डिग्री पे फ्लेक्स नहीं होता है। पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है मसल्स के अंदर, जो इसके अंदर बताया सिवियर स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग काउजेज एन इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग व्हेन हिप इज़ फ्लेक्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है लेग में से। इन दो केसेस टेस्ट होते हैं मेनिंजाइटिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Lumbar puncture is considered mandatory in patients with suspected bacterial meningitis, but the procedure can be hazardous with the risk of brain herniation in patients with raised intracranial pressure, and imaging with computed tomography or MRI is recommended for selected patients to detect brain shift. Patients who are immunocompromised state have new onset seizures, moderate to severe impairment of consciousness or signs that are suspicious of space occupying lesions. The example is papillary edema. Edema of the optic disc should undergo neuroimaging prior to lumbar puncture. लंबर पंक्चर जब पेशेंट को मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट हो जाता है तो लंबर पंक्चर जो है मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, बहुत हज़ार्डियस प्रोसीजर है। ब्रेन जो है रिस्क होता है, हर्निएशन जो है पेशेंट में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स। जो हमें डॉक्टर ने जो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स ली थी उसकी सिग्निफिकेंस भी हमें पता होनी चाहिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाइट ब्लड सेल काउंट्स आर यूजुअली रेज्ड अबव 50 cells per millimeter cube in all causes of infective meningitis up to 600 cells per millimeter in tuberculosis and viral meningitis, up to 1000 cells per millimeter in cryptococcal meningitis and greater than 1000 cells millimeter in bacterial meningitis. ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल वाइट ब्लड सेल काउंट में यूजुअली जो है 50 cells per millimeter क्यूब से वाइट ब्लड सेल्स काउंट बढ़ जाते हैं कोई भी केस हो इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस का, चाहे वो वायरल हो, टीबी हो या फिर बैक्टीरियल हो। इन तीनों को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया अकॉर्डिंग टू द वाइट ब्लड सेल काउंट। अगर 600 cells per millimeter टीबी में है और वायरल मेनिंजाइटिस में है, अगर 1000 है तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, ग्रेटर देन 1000 है तो इट्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। Lymphocytes predominate in TB, viral and cryptococcal meningitis as well as early or partially treated bacterial meningitis. ठीक है, lymphocytes जो predominate होती है किन केसेस में, TB, viral and cryptococcal meningitis में हो रहा होता है। Polymorphonuclear leukocytes, immature, mature neutrophils usually predominates in bacterial meningitis. ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो है डोमिनेट होते हैं। CSF protein is usually raised above 1 gram per liter in bacterial, TB and cryptococcal meningitis and above 0.5 gram liter in viral meningitis. ठीक है, प्रोटीन जो है CSF प्रोटीन रेज होता है 1 ग्राम पर लीटर इन बैक्टीरिया
बैक्टीरियल में, टीबी में और क्रिप्टोकोकल में, और 0.5 होता है इन केस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस। CSF glucose is usually less than 50% of blood glucose in bacterial tuberculosis and cryptococcal meningitis but normal in viral meningitis। ठीक है, CSF ग्लूकोज जो है 50% जो है ब्लड ग्लूकोज लेस होता है बैक्टीरियल में केस में, ट्यूबरकुलस और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में, लेकिन अगर हम वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो उसमें नहीं होता है 50% लेस। दिस इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड CNS ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रोफिल। लेस होने की वजह भी इन्होंने इसमें बता दी है कि CNS का ग्लूकोज जो है वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और न्यूट्रोफिल्स हैं वो उस ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ग्राम स्टेनिंग ऑफ CSF यूजुअली यील्ड्स ऑर्गेनिज्म इज अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द केसेस of bacterial meningitis and yields are similar whether or not the patient has received prior antibiotics. The findings of gram-negative cocci in the CSF is strongly inductive, 99%, indicative 99% of bacterial meningitis. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट पैथोजेंस कौन से हैं और उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है मेनिंजाइटिस की, और अगर पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो अल्टरनेटिव क्या होगा। तो जो मेन पैथोजेंस हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, उसमें निजेरिया मेनिंजाइटिस है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1500 एंड 300। ये जो बता रहे हैं कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द UK है, यहाँ के हिसाब से नहीं है। तो बस वी शुड नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस। वो एक निजेरिया मेनिंजाइटिस है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में जनरल फिजिशियंस को एडवाइस किया जाता है कि बेंजाइल पेनिसिलिन पेशेंट को फौरी तौर पर एडमिनिस्टर कर दिया जाए और देन अर्जेंटली ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल, पर्टिकुलरली इफ़ मेनिंजोकोकल डिजीज़ इज़ सस्पेक्टेड। ठीक है, पेशेंट जो हमारे पास केस था उसमें यही हुआ था, जब जनरल फिजिशियन ने साइंस देखे पेशेंट के तो उससे ये सस्पेक्ट हुआ कि मेनिंजाइटिस है, तो सबसे पहले बेंजाइल पेनिसिलिन को इंट्रावीनियसली एडमिनिस्टर किया एंड देन अर्जेंटली और इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया। ड्यू टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, न्यूमोकोकाई एंड इन्फ्लुएंजा, द थर्ड जनरेशन cephalosporin, cefotaxime and ceftriaxone are currently recommended as first-line agents for patient hospitalized with suspected bacterial meningitis। ठीक है, उसके बाद हमारे पास cephalosporin की थर्ड जनरेशन cefotaxime और ceftriaxone जो है रिकमेंड होती है एज फर्स्ट लाइन एजेंट। Benzathine penicillin remains an option, however, for treatment of confirmed meningococcal infection. The drug of choice in penicillin cephalosporin allergic patient is chloramphenicol। जो पेशेंट्स पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन से एलर्जिक होते हैं उनके लिए हम किस पे आते हैं, क्लोराम्फेनिकोल पे आ जाते हैं। एडिशन ऑफ एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन इज रिकमेंडेड इन पेशेंट्स ओवर 55 ईयर्स ऑफ एज टू कवर लिस्टीरिया। वो पेशेंट्स जिनकी एज 55 से ऊपर होती है उनको हम एम्पिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन भी रिकमेंड करते हैं ताकि लिस्टीरिया को भी कवर कर सकें। Randomized clinical trials have demonstrated a significant beneficial effect of dexamethasone on mortality and morbidity in pneumococcal meningitis, although no benefit was seen for patients with meningococcal meningitis. Steroid treatment is now recommended routinely with or before the first dose of antibiotics, beyond which time dexamethasone begins to lose its effectiveness. Right? न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में जो है डेक्सामेथाजोन का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया था, लेकिन मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में नहीं है सच इफेक्ट जैसा मेनिंजोकोकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच एंटीबायोटिक रेजिमेंट्स अचीव थेराप्यूटिक कंसंट्रेशंस इन सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड एंड विच शुड बी अवॉइडेड। हम एंटीबायोटिक रेजिमेंट कौन से यूज़ करेंगे टू अचीव द थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन CSF और कौन से अवॉइड करेंगे। एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सेफोटैक्सीम एंड सेफ्ट्राक्सोन एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली ऑल अचीव पीक cerebrospinal levels of at least 10 times the typical MIC minimum concentration of antibiotic, that is inhibitor of 90% of isolate of Streptococcus pneumonia.
Neisseria meningitis, Haemophilus influenza. At dosing intervals of 3 to 4 half-lives, this ensures that concentration of drug remains above the minimum inhibitory concentration for at least 50% of the dose interval, thus maximizing beta-lactam antibiotic therapeutic effectiveness. Chloramphenicol peak CSF levels following intravenous administration are at least 6 times the typical MIC for the 3 major organisms. Right? इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि ये 3-4 एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, जिसमें एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सेफ्टोटैक्सिम और सेफ्ट्रोएक्सोन एडमिनिस्टर करते हैं आईवी, ताकि जो है सेरेब्रोस्पाइनल का पीक अचीव कर सकें एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है MIC के मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जिसके अंदर वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निसेरिया मेनिंजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को कवर कर रहा होता है. राइट. बेंजाइल पेनिसिलिन अचीव्स peak CSF levels that are reliable for treating sensitive strains of Streptococcus pneumonia and Neisseria meningitis, but not Haemophilus influenza, and therefore ceftriaxone and ceftriaxone are more reliable for suspected Haemophilus influenza meningitis. ठीक है. बेंजाइल पेनिसिलिन जो है पीक CSF लेवल को अचीव करता है और ये रिलायबल है फॉर ट्रीटिंग द स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑनली नेसेरिया मेनिंजाइटिस, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को नहीं कर रहा होता है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को सेफ्टोटैक्सिम कर रहा होता है और सेफ्ट्राएक्सोन कर रहा होता है. Of the other broad spectrum antibiotics commonly used in hospitals, gentamicin does not penetrate the CNS to achieve therapeutically useful concentration, and ciprofloxacin is not reliable against Streptococcus pneumonia. Of the carbapenems, meropenems achieves better CNS penetration than imipenem. Vancomycin has poor CNS penetration but is prescribed routinely in countries with penicillin resistance as pneumonia. Often the rifampicin, which achieves cerebrospinal fluid concentration, effective against pneumonia but not Neisseria meningitis or Haemophilus influenza. अच्छा, इसके अंदर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही है, जिसके अंदर जेंटामाइसिन जो है सेरेब्रस CNS के बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा होता, पेनिट्रेट नहीं कर रहा होता है, तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी इतना अच्छा नहीं आ रहा होता है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी रिलायबल नहीं है अगेंस्ट निमोनिया. कार्बापेनम मेरोपेनम इज़ बेटर देन इमिपेनम बिकॉज इट अचीव्स बेटर CNS पेनिट्रेशन. ठीक है. वैनकोमाइसिन का पुअर CNS पेनिट्रेशन है, लेकिन स्टिल कुछ कंट्रीज़ में इसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो लोग पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं निमोनिया से. अक्सर जो है रिफैम्पिसिन भी जो है CSF कंसनट्रेशन को अचीव करता है अगेंस्ट एस निमोनिया, सिर्फ एस निमोनिया. नेसेरिया मेनिंजाइटिस को नहीं करता और ना ही हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को कर रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रेशनल फॉर प्रिस्क्राइबिंग द एसाइक्लोविर इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस. ठीक है. रेशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या है साइक्लोवियर की, अगर पेशेंट जो है सस्पेक्टेड है मेनिंजाइटिस से. एसाइक्लोविर इज डिस्क्राइब एम्पेरिकली टू कवर encephalitis inflammation of the brain parenchyma caused by the herpes simplex virus. Confirmed HSV encephalitis is relatively rare. 170 लेबॉर्ट्री कन्फर्म केसेस पर एनम. ओके, हम केसेस नहीं देखे कितने केसेस पर एनम आते थे. बहरहाल एसाइक्लोविर जो है प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं. अगर कर रहे होते हैं तो उसका रीज़न ये बताया कि encephalitis की वजह से. encephalitis बेसिकली इन्फ्लेमेशन है ब्रेन पैरेन्काइमा की, और जो कि मेन रीज़न है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का. और हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की ट्रीटमेंट जो है जस्ट एसाइक्लोविर ही कर सकता है. ठीक है. सर्वाइवल symptoms of encephalitis include fever, headache and altered mental status. Example, lethargy, irritability, behavioral and personality changes often accompanied by seizures and focal neurological deficit. ठीक है. अब सिम्टम्स क्या है. अगर पेशेंट को इंसेफेलाइटिस है तो हम किन बेसिस पे साइक्लोविर देंगे, तो पहले हमें सिम्टम्स पता होना चाहिए इंसेफेलाइटिस की, जिसके अंदर फीवर, हेडेक और मेंटल ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है पेशेंट का, और ऑफन जो है सीजर भी हो रहा होता है. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी है. मेनिंजियल साइंस आर टिपिकली माइल्ड. देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ lymphocytes in CSF and glucose is normal with protein mildly elevated. Bacterial pathogens are not typically found on gram stain. क्योंकि ये जो है इसमें बैक्टीरियल पैथोजन ऑब्वियसली नहीं आएंगे क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल पैथोजन का रिजल्ट जो है हमारे पास ओके आएगा.
और जो है जो प्रीडोमिनेट होगा वो लिम्फोसाइट्स होगा। CSF में ग्लूकोज भी जो है नॉर्मल होगा, प्रोटीन समवॉट जो है एलिवेट होगा। एसाइक्लोवेयर एन एनालॉग ऑफ न्यूक्लिक एसिड ग्लूकोआनोसिन एंड इंटरप्ट्स वायरल DNA सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग वायरल DNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज outline of pharmaceutical care plan for this patient with meningitis including advice to the clinician। अब हम फार्मास्यूटिकल केयर प्लान क्या देंगे पेशेंट के लिए अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, और क्लिनिशियन को क्या एडवाइस देंगे। The clinician should be prompted to review the decision to prescribe acyclovir if the PCR for SSC is negative। मतलब घर पे साइक्लोविर अगर नेगेटिव आया है तो फ़ौरन से जो है एसाइक्लोविर को स्टॉप करना होगा। और अगर कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट को कोई कोल्ड सोर जेनिटल हर्पेस की तो इट्स बेटर टू स्टॉप द acyclovir। If meningococcal is confirmed by the microbiology laboratory and antibiotic sensitivity data suggests the chain is sensitive, the patient's therapy may be streamlined to benzalpenicillin intravenously 2.4 gram every 4 hours। However, in practice, it may be difficult to persuade the clinician to discontinue initial therapy if the patient shows signs of improvement। अगर मेनिंजोकोकस कंफर्म हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डेटा सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रीम सेंसिटिव है तो पेशेंट थेरेपी को स्ट्रीमलाइन करनी होगी बेंजाल्पेनिसिलिन से IV 2.4 ग्राम एवरी 4 आवर्स के लिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस ये भी बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है, अगर क्लिनिशियन ये देख रहा है कि जो है पेशेंट के जो साइंस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसकंटिन्यू this therapy। The duration of therapy for meningococcal meningitis is at least 5 days, usually 7 days। ठीक है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की जो थेरेपी है वो 5 डेज़ है और 5 to 7 डेज़ कह सकते हैं। 10 to 14 डेज़ है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस की एंड एटलीस्ट 10 डेज़ है फॉर इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस एज इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस। स्टेरॉइड थेरेपी शुड बी कंटिन्यू फॉर 4 days। रिफैम्पिसिन 600 mg orally twice daily for 2 days। रिफैम्पिसिन 600 mg देंगे दिन में 2 दफ़ा 2 दिन तक। It should be administered patient with meningococcal influenza who have not been treated with ceftriaxone as soon as they can tolerate oral medication to eliminate nasal carriers of the organism। ठीक है, वो पेशेंट ये ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए है जिनको सेफ्ट्राक्सोन नहीं दी गई है तो उनको हम ओरली दे सकते हैं। दे कैन टॉलरेट ओरल मेडिकेशन ताकि जो है नेज़ल कैरियर्स जो है ऑर्गेनिज्म का वो डिस्कार्ड हो सके, एलिमिनेट हो सके। ऑल्टरनेटिवली सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg orally has proven efficacy for elimination of nasal carriers of meningococcus only। ठीक है, और इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं 500 mg orally क्योंकि जो है थायसलून की इसकी एफिकेसी जो है अगेंस्ट नेज़ल कैरियज ऑफ ओनली मेनिंजोकोकस जो है इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द गोल्स ऑफ थेरेपी इन कम्युनिटी एक्वायर्ड bacterial meningitis। The goals of therapy are to rapidly control the infection and stabilize the patient to minimize the morbidity and mortality। Early recognition of septicemia and shock is essential to permit timely intervention, including securing the airways, administering high flow oxygen and providing volume resuscitation। Identification of the pathogen is valuable for diagnostic and treatment purposes, but administration of antibiotics should not be delayed until lumbar puncture in an acutely ill patient। How should therapy be monitored? Patient requires close observation and monitoring of vital signs during treatment to ensure response to therapy। हम वाइटल साइंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि इंश्योर कर सकें जो भी हम थेरेपी दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है। सीरम सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड वाइट cell counts should be monitored and repeated examination of CSF may be required during therapy। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन काउंट भी मॉनिटर करेंगे, रिपीटेड CSF एग्जामिनेशन होगा ताकि मॉनिटर कर सकें कि पेशेंट जो है रिकवरी की तरफ जा रहा है। What are the prognosis and potential long-term complications of meningitis?
Fatality rates in patients with meningitis due to streptococcus pneumonia and Neisseria meningitis are 19-37% and 3-13% respectively. Long-term neurologic sequelae including hearing loss and other focal neurological deficit occurs in 30% of the survivors of streptococcus pneumonia meningitis and 3-7 of the survivors of meningococcal meningitis. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में यही है कि फैटेलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं मेनिंजाइटिस स्पीशीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नेसेरिया में 19-37% है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नेसेरिया में 13-13% है। और लॉन्ग टर्म जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं उसमें हेयरिंग लॉस और अदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, 30% ऑफ द सर्वाइवर्स में हो होता है। ये भी उन सर्वाइवर्स में होते हैं जो Now what are the relevant social pharmacy issues in this case, including lifestyle issues? Patients with meningococcal meningitis should be isolated under at least 48 hours of antibiotic therapy to prevent infection and spreading to other patients. ठीक है, जो पेशेंट्स को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है उनको आइसोलेट कर लेना चाहिए। कब तक करेंगे? तकरीबन कम से कम 48 आवर्स से करेंगे जब उनकी एंटीबायोटिक थेरेपी हो जाएगी। वो भी उसकी वजह ये है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको लग सकता है। स्प्रेड ऑफ मेनिंजोकोकस बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट इज वेल रिकग्नाइज्ड एंड कीमोप्रोफिलैक्सिस इज रिकमेंडेड फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट एज सून एज पॉसिबल, प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स। ठीक है, मेनिंजोकोकस जो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं वो उन्हीं लोगों में होते हैं जो नियर क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऐसे लोगों के हम कीमोप्रोफिलैक्सिस रिकमेंड करेंगे जो क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। रिफैम्पिसिन 600 mg एवरी 12 आवर्स फॉर 2 days इज लाइसेंस फॉर chemoprophylaxis, but ciprofloxacin 500 mg as a single dose and license is also effective and often recommended for convenience. अच्छा, 24 आवर्स में जो हम ट्रीटमेंट देंगे क्लोज कॉन्टैक्ट पीपल्स और फैमिली मेम्बर्स को वो रिफैम्पिसिन 600 mg ट्वाइस डेली फॉर 2 days देंगे और जो है ciprofloxacin 500 mg ओरली सिंगल डोज देंगे। Close contacts are considered to be individuals who have slept in the same house as the patient at any time in 7 days before onset of symptoms and boyfriends or girlfriends of the patient. Only healthcare workers who have administered mouth-to-mouth execution had prolonged face-to-face contact with the patients require prophylaxis, and this should be initiated after contact from the initiated after consultation with the hospital infection control team. Prophylaxis for other contacts from close communities such as nurseries, schools or universities should be considered where 2 or more linked cases have occurred. Should be initiated by public health doctor. Smoking is a risk factor for carriage of meningococcal bacteria and patient should be referred to stop smoking service. राइट, इसके अंदर जो है इन्होंने भी बता दिया क्लोज कॉन्टैक्ट्स में कौन आ रहे होते हैं और हाँ, जब 7 days बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आएंगे तो वो सब लोग जिनसे आप बहुत नियर बाय रहे हो, फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपका जो है कांटेक्ट बहुत ज़्यादा था, तो उनको हम प्रोफिलैक्टिकली मेडिकेशन करेंगे, लेकिन वो खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं होगी, उसके लिए भी कंसल्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, स्मोकिंग जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है फॉर कैरियर्स ऑफ मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया और पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू स्टॉप स्मोकिंग सर्विस। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को एक और केस दे रही हूँ। यू हैव टू सॉल्व दिस केस एंड सेंड मी थ्रू द LMS। द केस इज ऑफ सोर थ्रोट। लेट्स सी द सिनेरियो। A mother and her 6-year-old son present a post-dated prescription for penicillin V syrup 250 mg QDS in 10 days and asked to speak to the pharmacist. The child is irritable, complain of pain when swelling and appears flushed. The mother is anxious to start antibiotic treatment straight away so that her son can get back to school and she can get back to work. But the prescription is not valid for more 3 days. ठीक है, मदर जो अपने 6 साल के बच्चे को लेके गई हैं पोस्ट डेटेड प्रिस्क्रिप्शन के साथ फॉर पेनिसिलिन वी सिरप 250 mg QDS 10 डेज़ के लिए। जब फार्मासिस्ट एंड आस्क्ड टू स्पीक टू द फार्मासिस्ट, चाइल्ड की जो इश्यूज़ हैं वो इरिटेबल है, कंप्लेन ऑफ पेन है जब वो स्वेलिंग कर रहा होता है। द मदर इज़ एनेक्सियस। अच्छा, फिर मदर को जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, लेकिन ताकि वो बच्चे को स्कूल भी भेज सकें और अपने काम पे जा सकें, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो है वैलिड नहीं है फॉर मोर देन 3 days।
Up the questions are: what are the causes of sore throat and how they are differentiated? Who is at risk of sore throat and how common is it? How serious is acute throat infection? Are antibiotics effective for the treatment of sore throat and for how long should you treat? When are antibiotics indicated for the treatment of sore throat? What group of drug does penicillin V belongs to and how do they work? What are the side effects of penicillin V? What are the alternatives to penicillin V for treatment of sore throat? What is the oral bioavailability of penicillin V and what is the impact of administration with food? What are the storage conditions and shelf life of penicillin V or oral solution? What are the disadvantages of prescribing antibiotic for sore throat? And the last question is: how should this patient's mother be consulted regarding the post-dated prescription and symptoms relief? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं एंड थ्रू LMS जो है आप लोगों को अपलोड करना होगा ऑन LMS। मैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अनाउंस करूँगी और उस लास्ट डेट से पहले ही आप लोगों